हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम पार्ट 5 लेके आए हैं, यानी कि आज जीएमसीएच के जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक सीरीज में, उसकी आज क्लास 5 होने वाली है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है क्योंकि आज हम डील करेंगे सारे सिनेरियो बेसिस और प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन जो कि हमें एग्जाम में 30% देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उन 30% में भी आपको क्वालिफाई करना है, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ये वीडियो ताकि उनकी भी प्रिपरेशन क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। ठीक है, लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो जीडीसी नर्सिंग ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। सिर्फ 10 रुपये में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है, प्लस डेली क्विज वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा बिहार सीएचओ की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसमें 8000 प्लस एमसीक्यूज सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफर चल रहा है, इसीलिए 49 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। तो डोंट स्किप द चांस, जल्दी जाके ये अपना ऑफर जोन में बाय कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि बेड साइड असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन, कि जब हम बेड साइड असेसमेंट करते हैं रेस्पिरेशन का बाय नर्सिंग प्रोफेशनल इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट का क्वेश्चन है कि सारी चीजें इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेशन। अगर हम रेस्पिरेशन का बेड साइड असेसमेंट करते हैं किसी एक चीज को छोड़ के, यानी कि इमरजेंसी में पेशेंट एडमिट है तो हमें क्या करना है, बेड साइड उसका जाके असेसमेंट करना है, किस चीज का, रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो हम रेस्पिरेशन की रेट और डेप्थ जो है वो असेस करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें तो आपको दिया गया है रेस्पिरेटरी रिदम, पैटर्न एंड रेगुलेटरी और डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग, एंड नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ एनी इंजरी टू चेस्ट या फिर एफर्ट एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें पहले ऑप्शन में ये बोला गया है कि रेस्पिरेटरी रिदम, पैटर्न और रेगुलरिटी आप चेक करोगे तो हाँ ऑब्वियसली हम ये चेक करेंगे। डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन का डेप्थ आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो। ठीक है, कि एफर्ट्स एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग, कि जो ब्रीदिंग के साथ एफर्ट्स एसोसिएट हो रहे हैं उसका हम असेसमेंट करेंगे। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये हमारा तीनों जो ऑप्शन है ये किस से रिलेटेड है, ये हमारे रिलेटेड है रेस्पिरेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे रेस्पिरेशन के बारे में ही पूछा गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा एक्सेप्ट है कि जो चेस्ट इंजरी है वो हमारी रेस्पिरेशन के अंडर नहीं आती है, रेस्पिरेशन के असेसमेंट के अंदर नहीं आती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि व्हाट should be the nurse's immediate decision on physician order of give 1 unit of blood transvenously यानी कि इंट्रावेनसली। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि नर्स का इमीडिएट डिसीजन या एक्शन क्या होगा जब वो एक प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर पड़ती है फिजिशियन का कि उसको किसी पेशेंट को क्या देना है, 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है आईवी। ठीक है, तो क्या नर्स करेगी कि प्रिपेयर द पेशेंट, कलेक्ट ब्लड यूनिट एंड क्लैरिफाई द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपका जो पहला ड्यूटी है वो ये है कि आप पेशेंट को प्रिपेयर करो, फिर कलेक्ट करो ब्लड और फिर क्या करो, क्लैरिफाई करो एडमिनिस्ट्रेशन। या सीकिंग असिस्टेंस फ्रॉम द हेड नर्स नर्सिंग सुपरवाइजर, या आप क्या करो, असिस्टेंस लो या उनको इन्फॉर्म करो या उनसे इंफॉर्मेशन लो, कौन, किससे, जो आपके इंचार्ज है या नर्सिंग सुपरवाइजर है उनसे। या फिर कलेक्ट ब्लड यूनिट एंड ट्रांसफ्यूज द पेशेंट इन प्रिपेयर द पेशेंट कलेक्ट ब्लड यूनिट, यानी कि आप क्या कर दो, कुछ मत करो, सबसे पहले कलेक्ट कर लो क्या, ब्लड यूनिट, और क्या कर दो, ट्रांसफ्यूज कर दो पेशेंट को। या फिर क्लियरिफाई द ऑर्डर विद फिजिशियन
प्रिपेयर द पेशेंट एंड कलेक्ट द ब्लड यूनिट, या फिर आप सबसे पहले क्लियर करोगे ऑर्डर फिजिशियन से, फिर आप क्या करोगे, फिर आप प्रिपेयर करोगे पेशेंट को, यानी कि पेशेंट को सारा कुछ क्या करोगे, प्रोसीजर एक्सप्लेन करोगे, और फिर क्या करोगे, ब्लड को कलेक्ट करोगे, ब्लड यूनिट कलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे ये पूरा एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि जो फिजिशियन का जब भी आप ऑर्डर देख लेते हो तो इट्स योर ड्यूटी कि पहले आप, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमें फिजिशियन ने हमें एक ब्लड यूनिट ट्रांसफ्यूज करने के लिए बोल दिया, तो आपको उससे क्रॉस चेक करना है, ठीक है। क्रॉस चेक करने का मतलब क्या होता है, ताकि अगर फिजिशियन, या तो मान लो कि हो सकता है बाद में फिजिशियन क्या बोल दे कि नहीं अब नहीं चढ़ाना है ब्लड पेशेंट को, तो इसीलिए बेटर ये रहेगा कि आप क्या करो, आप फिजिशियन से एक बार क्रॉस चेक कर लो जितना भी हमारा ये ऑर्डर है कि सर ये फॉलो करना है या मैम ये फॉलो करना है या नहीं करना, तो दैट इज द करेक्ट वे। तो यहाँ पे आप पहले ही पेशेंट को प्रिपेयर कर दो या असिस्टेंस की ले लो अपने सुपरवाइजर से, वो लोग क्या करेंगे, उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया ना, जिन्होंने ऑर्डर दिया है आप उनसे क्लैरिफाई करो, फिर पेशेंट को एक्सप्लेन करो, फिर आप ब्लड प्रोडक्ट जो हम पेशेंट का निकालते हैं फिर ब्लड बैंक भेजते हैं, फिर वहां से क्या कर सकते हो, आप ब्लड कलेक्ट करके एडमिनिस्टर कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा जो ऑप्शन डी है दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि व्हेन शुड द बेसलाइन वाइटल साइन बी इनिशिएटिंग रिकॉर्डेड बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि आपको बेसलाइन वाइटल साइन कब इनिशियल रिकॉर्ड किया जाता है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो विद इन 30 मिनट्स या विद इन 1 आवर, विद इन 1.5 आवर या विद इन 2 आवर। तो हमेशा से यही प्रोटोकॉल है कि आप जब भी क्या करते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो, तो उसके बिफोर 30 मिनट्स आप क्या करते हो, वाइटल साइन को असिस्ट करते हो। फिर जब आप क्या कर देते हो, स्टार्ट कर देते हो ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, स्टार्ट करते हो ट्रांसफ्यूजन, तो उसके 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको क्या करना है, इनिशियल जो आपकी 15 मिनट्स है, ठीक है, इनिशियल 15 मिनट्स जो है उनमें आपको हर 5 मिनट के अंदर क्या करना है, वाइटल चेक करना है। उसके बाद आपको आफ्टर 15 मिनट्स चेक करना है, ठीक है, 15 मिनट्स उसके आफ्टर, यानी कि इनिशियल की 30 मिनट में आपको एटलीस्ट 4 टाइम वाइटल्स चेक करने हैं। इनिशियल जो रेट होता है वो हम स्लो रखते हैं ताकि जो भी कोई रिएक्शन हो उसको प्रिवेंट करने के लिए, और उन 15 मिनट में शुरुआत की हम हर 5 मिनट में पेशेंट का ब्लड चेक, जो आपका वाइटल्स है वो चेक करते हैं, फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स बाद करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटोकॉल होता है कि कैसे हमें वाइटल साइंस चेक करने हैं तब जब हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, तो विद इन 30 मिनट्स आपको क्या करना है, वाइटल्स चेक करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अ नर्स शुड चेक द अवेलेबिलिटी एंड पेटेंसी ऑफ एन इंट्रावेनस एक्सिस लाइन, यानी कि एक नर्स है उसको क्या करना है, चेक करना है क्या, अवेलेबिलिटी एंड पेटेंसी ऑफ इंट्रावेनस एक्सिस लाइन, यानी कि जो जहां से हमें ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना है वहां की पेटेंसी चेक करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका कैनुला तो खराब है और आप आगे हो सीधा ब्लड ट्रांसफ्यूज करने, फिर आप ब्लड जो अपना कैनुला है वो चेक कर रहे हो, उसके बाद आप यहाँ पे पता चल रहा है कि कैनुला तो ऑलरेडी बल्ज हो चुका है, फिर आप जो है उसको आईवी लाइन चेंज कर रहे हो, फिर आप उसको ट्रांसफ्यूज कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि बिफोर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड, कि आपको पेटेंसी आईवी लाइन की तब चेक करनी है जब आप वार्ड में ब्लड प्रोडक्ट लाओ, उससे भी पहले, या आफ्टर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट इन वार्ड, यानी कि जब आप ब्लड प्रोडक्ट ले आओ वार्ड में तब आपको चेक करना है, या वाइल ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड, कि जब आप ट्रांसफ्यूज करने चलो तभी के तभी, या नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन, कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत होती है, 100% होती है, क्योंकि जो ब्लड प्रोडक्ट है वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, उसका प्रॉपर एक टाइम है जब
ब्लड प्रोडक्ट अगर बात करें हम PRBC की, तो आपको कितने घंटे में, आपको एटलीस्ट आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 2 to 4 आवर्स, ठीक है। इतने आवर्स में आपका क्या होना चाहिए, एडमिनिस्टर होना ही चाहिए ब्लड, ठीक है। तो आपका जो ब्लड प्रोडक्ट है वो इतने घंटे में होना चाहिए, नहीं तो आपको क्या देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं अगर आप ये टाइम फॉलो नहीं करते हो। प्लस आपका क्या होना चाहिए, 18 गॉज का कैनुला आपके पास होना चाहिए पेशेंट को, ठीक है। जो कि 18 गॉज का कैनुला हम क्यों यूज करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, ताकि जो हमारी ब्लड प्रोडक्ट है, ब्लड सेल्स है, वो इजीली पास आउट हो जाए निडल से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी सेल्स है वो डैमेज नहीं होती है, ब्लड सेल्स जो है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो आपको बाद में चेक करना है, या वाइल गिविंग या नन ऑफ द अबव, ये तीनों गलत हो जाते हैं। बिफोर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड आपको आपके पेशेंट की आईवी लाइन एक्सेस पूरा असेस कर लेना है कि वो ढंग से वर्किंग है या नहीं है, ठीक है। प्लस आपको ये भी चेक कर लेना है कि 18 गॉज का कैनुला पेशेंट को लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस रिकमेंडेशन ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ एक्यूट स्ट्रोक पेशेंट। एक एक्यूट स्ट्रोक का पेशेंट है तो उसमें आपको एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस रिकमेंडेशन नर्सिंग केयर के बारे में बताना है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या नहीं करोगे आप एक्यूट स्ट्रोक वाला जो पेशेंट है उसके लिए, तो रैपिड आइडेंटिफिकेशन एंड ट्राइएज, यानी कि आप जल्दी से क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि स्ट्रोक का पेशेंट है और उसको क्या करोगे, उसके ट्राइज के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफर कर दोगे, या एनेबल डिलीवरी ऑफ रिलेवेंट टाइम क्रिटिकल ट्रीटमेंट की इनेबल डिलीवरी करोगे, रिलेवेंट टाइम लोगे और ट्रीटमेंट के लिए, या ऑब्जर्व करोगे पेशेंट को, ठीक है, या फिर रैपिड ट्रांसफर ऑफ एक्यूट स्ट्रोक यूनिट फॉर ऑनगोइंग असेसमेंट एंड प्रोविजन ऑफ फर्दर ट्रीटमेंट, कि आप क्या करोगे कि जैसे ही आपको ये पता चलता है कि एक्यूट स्ट्रोक का पेशेंट है तो उसको आप ट्रांसफर कर दोगे कहाँ, उसकी जो एक्यूट स्ट्रोक यूनिट है उसमें, और जो ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करोगे, और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करोगे, आगे फर्दर चीजें फॉलो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि स्ट्रोक जो है एक वो सीरियस कंडीशन है, यानी कि सिवियर यहाँ पे कंडीशन हमें देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर, तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने का कोई मतलब नहीं होता, तो आपको डिले नहीं करनी है कोई भी चीज, क्योंकि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे ही आपको पता लगता है वैसे ही आप उसके जो उसका ट्राइएज है या उसका जो यूनिट है वहां पे उसको ट्रांसफर करो और जो उसका ट्रीटमेंट है उसको देना है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन करने का यहाँ पे कोई टाइम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द फर्स्ट प्रायोरिटी इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट बर्न, आपको एक्यूट बर्न का पेशेंट को क्या करना है, मैनेजमेंट देना है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो पहले आप क्लीन करोगे वुंड्स को, या फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, या मेंटेनिंग एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, या आप कर दोगे स्टार्ट मेडिकेशन। तो सबसे पहले जो भी हमारा बर्न का पेशेंट आता है सबसे पहले उसका क्या किया जाता है, एयरवे को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, एयरवे मेंटेन किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, सर्कुलेशन मेंटेन किया जाता है। सर्कुलेशन में आपका क्या आ गया है, फ्लूइड देना भी आ गया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली जितना हमें कैलकुलेटेड फ्लूइड उसको प्रोवाइड करना है वो भी हमारा सर्कुलेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो बर्न का जो पेशेंट है सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि जो उसका एयरवे है उसको असिस्ट किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए, ठीक है। तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट तो हमारा सर्कुलेशन में भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले उसका एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन हमें मेंटेन करना है ताकि पेशेंट जो है अच्छे से रिकवर होए, उसके बाद बाकी की चीजें करनी है। तो मेडिकेशन तुरंत से आप स्टार्ट नहीं करते हो, आप तुरंत क्लीन वुंड
तो एक बाद में एक क्राइटेरिया हो गया, पहले इंसान का एयरवे यानी कि उसके ब्रीदिंग, उसका सर्कुलेशन किस तरीके का है, ये चीजें हमें प्रायोरिटी लेनी पड़ती है, ठीक है। और तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन क्लिनिकल सिचुएशन विच मेथड ऑफ हैंड हाइजीन इज टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि क्लिनिकल सिचुएशन है उसमें जो आपको क्या करना है, हैंड हाइजीन का मेथड बताना है जो आप प्रिफर्ड करो। तो वॉश विथ सोप एंड वाटर, कि आपको क्या करना है, सोप एंड वाटर से वॉश करना है हैंड, या यूज अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, या फिर क्लीन योर हैंड ओनली व्हेन इट इज विजिबली सॉइल्ड, कि जब आपके हाथ आपको गंदे दिखे या कुछ उन पे लगा हुआ सॉइल्ड दिखे तो ही आपको क्या करना है, अपने हैंड वॉश करने हैं या क्लीन करने हैं। नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें क्लिनिकल सिचुएशन की, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने पेशेंट की ड्रॉर खोली और वहां से सिर्फ मेडिकेशन देखा कि कौन कौन सी मेडिकेशन है और कौन सी नहीं है, और अब आप क्या करो, बार बार आके हैंड वॉश करो, बार बार आके सोप एंड वाटर यूज करो, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। आपको बोला कि पेशेंट को क्या करा दो, नैब करा दो, तो आपने क्या किया, नैब मास्क लगा दिया और आके दोबारा हैंड वॉश करो। तो यहाँ पे बार बार सोप एंड वाटर से हैंड वॉश करना इज नॉट अ गुड थिंग और नहीं माना जाता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट कि जब भी बस आपको हैंड वॉश तब करने हैं, हैंड हाइजीन तब मेंटेन करनी है कि जब आपको हाथ पे कुछ सॉइल्ड दिखे, लाइक ब्लड दिख जाए या कुछ और पेशेंट का लाइक खाना का कुछ लग जाए जब आप फीड करा रहे हो, तभी आपको क्या करना है, हैंड क्लीन करना है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया और नन ऑफ दीज भी अलग हो गया गलत, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा, यूज करना है अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। ये क्यों करना है, क्योंकि हमें पता है कि हॉस्पिटल्स में हमारा जो जितने भी बेड साइड पेशेंट है उनके हर बेड साइड पे अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर रखा होता है। वो किस लिए रखा होता है, ताकि आप अपने हैंड हाइजीन को मेंटेन करो, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर हैंड हाइजीन प्रोसीजर विच पैरामीटर या पैरामीटर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि कौन सा पैरामीटर इंपॉर्टेंट होता है हैंड हाइजीन प्रोसीजर में। तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग, या टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग, या बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है कि क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसे प्रोसीजर है हैंड हाइजीन का, और उसमें ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग जरूर से आपको मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आप सर्जिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हो यानी कि एसेप्टिक हैंड वॉशिंग कर रहे हो और उसमें क्या हो गया, आपने 2 मिनट ऐसे 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 हाथ धोए और कोई स्टेप्स फॉलो नहीं किए, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, वो एक बहुत ही बैड प्रैक्टिस है, प्लस वो माना नहीं जाएगा आपका कि आपने क्या किया है, प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये जो दोनों ऑप्शन है कि आपका टाइम ड्यूरेशन भी मैटर करता है हैंड हाइजीन में, प्लस आपकी टेक्निक भी हैंड हाइजीन में, यानी कि आपके कितने सारे हमारे जितने सारे स्टेप्स होते हैं, 12 स्टेप्स या 7 स्टेप्स जो भी आप फॉलो करते हो, तो उसको क्या करना है, मेंटेन करना है, तभी आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर हैंड हाइजीन को बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बेस्ट प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन पोस्ट सर्जिकल पेशेंट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपके ऐसे कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगी जो प्रिवेंट कर सके डीप वेन थ्रोम्बोसिस का डेवलपमेंट, किसमें, आफ्टर सर्जरी वाले पेशेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस है उसमें क्या होता है, एक जो थ्रोम्बस है हमारा वेन में, वो सर्कुलेट होते होते कहाँ जाता है, वेन्स में सर्कुलेट होता है, फिर वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्रिएट कराता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी सीरियस दिक्कत है, तो उसमें आपको क्या करना है, हाइड्रेशन एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ पेशेंट की आपको मेंटेन करना है, हाइड्रेशन और फिजिकल मूवमेंट कराना है पेशेंट का, या
साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करोगे या बेड मैनेजमेंट करोगे या फिर कीपिंग पेशेंट वार्म, कि पेशेंट को आपको क्या करना है, वार्म रखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा कि पेशेंट का फिजिकल मूवमेंट कराना है, क्योंकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है तो उसमें मूवमेंट ज्यादा जरूरी है ताकि सर्कुलेशन हमारा प्रॉपर मेंटेन रहे। ठीक है, तो हाइड्रेशन और फिजिकल मूवमेंट हम पेशेंट का कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट ऑफ अनीमिया विद हीमोग्लोबिन 7 ग्राम्स, पेशेंट का कितना है, 7 ग्राम हीमोग्लोबिन है, हैज बीन एडवाइज्ड आयरन इन्फ्यूज इंजेक्शन, आयरन इंजेक्शन क्या किया है, एडवाइस किया है, प्रिफर्ड थेरेपी बाय द फिजिशियन, on being given the prescribed injection by the intramuscular route, the patient suddenly develops breathlessness, nausea and hypotension। कि जब आपने आयरन एडमिनिस्टर किया पेशेंट को तो यहाँ पे जो पेशेंट है उसको क्या डेवलप हुआ, ब्रीथलेसनेस हुई, नोजिया हुआ और क्या हुआ, हाइपोटेंशन हुआ। What would be the most probable cause, इसका probable cause क्या हो सकता है ऐसा होने का, तो रॉन्ग साइट ऑफ इंजेक्शन, यानी कि ये क्या है, रॉन्ग साइट है इंजेक्शन की, या रॉन्ग टेक्निक ऑफ इंजेक्शन, या फिर एनाफाइलैक्सिस, या आपका है हार्ट अटैक। तो इसमें मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले, ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले अगर आपको पेशेंट को क्या कर रहे हो, आयरन एडमिनिस्टर कर रहे हो, ठीक है, आयरन एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो इसके रूट हमारे देखने को मिलते हैं आईवी, आईएम और ओरल भी। ठीक है, ये तीनों रूट से हम एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को। प्लस यहाँ पे आपको अगर देखने को मिल रहा है क्या, ब्रीथलेसनेस, ठीक है, ब्रीथलेसनेस देखने को मिल रहा है, नोजिया देखने को मिल रहा है, और क्या देखने को मिल रहा है, डिक्रीज बीपी यानी कि हाइपोटेंशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सारे किस चीज के रिएक्शन के हमारे क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो पेशेंट को क्या हुआ है, किसी तरीके की रिएक्शन देखने को मिली है, इस वजह से क्या हो रहा है, ये सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो रॉन्ग साइट ऑफ इंजेक्शन नहीं, रॉन्ग टेक्निक ऑफ इंजेक्शन नहीं, तो हार्ट अटैक में ऐसा कुछ नहीं है, तो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिला है, इसी वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है, ये सारे जितने सारे सिम्टम्स है ये देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर इज टिपिकली, कि जो हमारा नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर है वो टिपिकली क्या, कैसे हो सकता है, लेसर देन ओरल टेम्परेचर, कि जो ओरल टेम्परेचर आता है उससे कम होता है, या इक्वल टू ओरल टेम्परेचर, या ग्रेटर देन ओरल टेम्परेचर, या नो रिलेशन टू ओरल टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर बात करें हम रेक्टल टेम्परेचर की, तो रेक्टल टेम्परेचर क्या है, वो हमेशा 1 डिग्री या 1 डिग्री ज्यादा आता है किससे, ओरल टेम्परेचर से। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जब हम रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं 1 डिग्री। ठीक है, अगर मान लो 100 डिग्री हमारा टेम्परेचर आया रेक्टल से तो हम उसको कंसीडर करते हैं 99 डिग्री। ठीक है, वहीं अगर हम एक्सिलरी से क्या लेते हैं, एक्सिला से क्या करते हैं, टेम्परेचर जो है देखते हैं तो उसमें हम करते हैं +1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसी बात में पूछा जाए कि रेक्टल टेम्परेचर क्या है तो वो हमेशा ज्यादा आता है 1 डिग्री किससे, ओरल टेम्परेचर से। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इफ अ पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ ऑर्थोपनिया, कि ऑर्थोपनिया हुआ है पेशेंट को, जब वो क्या होता है, उसको जब ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, लेकिन जब उसको हम अपराइट पोजीशन में रखते हैं तो ही उसको सही मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होती है। इट इज द बेस्ट टू मेक हिम, क्या उसके लिए बेस्ट हो सकता है कि लाई डाउन स्ट्रेट ऑन बेड, कि हम उसको पेशेंट को बेड पे सीधा लिटा दे, तो नहीं, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगी अगर हम क्या कर दे, उसको स्ट्रेट लेटा दे, या सिट ऑन बेड इन अपराइट पोजीशन, या वॉक अराउंड इन द रूम, या फिर बी इन एनी पोजीशन।
कि हम उसको बोल दें कि आप रूम में कहीं पे भी घूम सकते हो, या आप क्या कर दो, उसको किसी भी पोजीशन में रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क पड़ता है, क्योंकि पेशेंट को जब हम अपराइट पोजीशन में रखते हैं तो ही वो सही से नॉर्मल फील करता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है, द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट कैनुला साइट इन्फेक्शन इज, यानी कि आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी बतानी है कैनुला साइट प्रिवेंशन की, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की। तो क्या होगा, पीरियोडिक ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, यानी कि पीरियोडिक ट्रेनिंग देनी है किसको, पीरियोडिक ट्रेनिंग देनी है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, या फिर यूज ऑफ हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक ऑफ इंसर्शन, कि आप क्या करो, प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करो और एसेप्टिक टेक्निक यूज करो, या फिर स्किन एंटी सेप्सिस आपको यूज करना है, या फिर आपको फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ कैनुला, यानी कि कैनुला के क्या करना है, फ्रीक्वेंट चेंज करना है, तो आप इन्फेक्शन को क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। तो पीरियोडिक ट्रेनिंग तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन ड्यूरिंग इंसर्शन के टाइम पे आपको प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है और एसेप्टिक टेक्निक प्रॉपर यूज करना है, तो ही आप क्या कर सकते हो, कैनुला साइट का जो इन्फेक्शन है उसको क्योर कर सकते हो। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि आपको हैंड हाइजीन तो मेंटेन करनी है प्लस एसेप्टिक टेक्निक को यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो इमीडिएट नर्सिंग केयर एक्टिविटीज फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि एक पेशेंट है अनकॉन्शियस, उसमें सारी इमीडिएट नर्सिंग केयर एक्टिविटीज आप करते हो किसी एक चीज को छोड़ के। तो मेंटेनिंग एयरवे पेटेंसी, हाँ एयरवे पेटेंसी जरूर से, अनकॉन्शियस जो पेशेंट है उसका एयरवे पेटेंसी तो मेंटेन करना ही पड़ता है। मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, या मेंटेनिंग न्यूट्रिशन या मेडिकेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपके जितने सारे ऑप्शन हैं एक्सेप्ट आपसे पूछा है, तो यहाँ पे अगर अनकॉन्शियस होगा तो न्यूट्रिशन मेंटेन करने का आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि वो एक इमरजेंसी कंडीशन रहेगी। तो उसमें हमें एयरवे मैनेजमेंट करना है, ब्रीदिंग देखना है, सर्कुलेशन देखना है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट करना है कि क्या पता वो किस वजह से बेहोश हुआ हो या अनकॉन्शियस हुआ है, कि उसको हाइपोटेंशन है या हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट को है। तो ये सारी चीजें हमें किस लिए कैसे मेंटेन करनी है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से। वही मेडिकेशन मैनेजमेंट भी, कि उस टाइम पे क्या देखना है कि किस मेडिकेशन की उसको जरूरत है, तो मेडिकेशन मैनेजमेंट हम करेंगे। यहाँ पे मेंटेनिंग न्यूट्रिशन वो एक बाद का, जब पेशेंट स्टेबल रहे उस टाइम का एक पार्ट होता है। तो 15th क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले कि अर्ली इंडिकेशन ऑफ हाइपोक्सिया इन पेशेंट, कि हाइपोक्सिया है किसी पेशेंट को, उसका अर्ली इंडिकेशन क्या होता है। तो एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, या फॉल इन ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, या साइनोसिस, या फिर हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे अगर हम हाइपोक्सिया की बात करें कि किसी भी पेशेंट को जब हाइपोक्सिया होता है, ब्रीथलेसनेस होती है, तो उसका वो बहुत घबराता है, उसको उस टाइम पे ज्यादा एंजाइटी और रेस्टलेसनेस फील होता है। ड्यूरिंग हाइपोक्सिया पेशेंट हमेशा एंशियस होता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब उसका हाइपोक्सिया यानी कि उसको एसओबी हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो उस टाइम पे उसको एंजाइटी और रेस्टलेसनेस फील होता है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बाकी ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट रेस्पॉन्स ऑफ अ नर्स ऑन नोटिसिंग सस्पेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि आपका फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या होगा किसी नर्स को ऑन नोटिसिंग क्या सस्पेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर करना है। तो आप क्या करोगे, पहले इन्फॉर्म करोगे पेशेंट को, पेशेंट के अटेंडेंस को, या कॉल करोगे डॉक्टर को, या स्टॉप द इन्फ्यूजन, या मॉनिटर यूरिन आउटपुट। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे आपसे पहले पूछा गया है कि आप क्या करोगे जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो। उस टाइम पे आपने कुछ सस्पेक्ट कर लिया, या तो एलर्जिक रिएक्शन, या तो कोई भी आपको वहां पे साइड इफेक्ट या एडवर्स रिएक्शन देखने को मिली है,
तो उसमें सबसे पहला हमारा, जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, कोई भी आपको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले या कोई रिएक्शन देखने को मिले, तो सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी होती है वो होता है स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, उसके अलावा ना तो आप पहले क्या करोगे कि पेशेंट के अटेंडेंट्स को बुलाओगे, उनको सारी चीजें बताओगे, या डॉक्टर को कॉल करोगे, या मॉनिटर करोगे क्या, यूरिन आउटपुट। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा सी है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंडेड आउटकम ऑफ यूजिंग साइड रेल्स ऑन पेशेंट बेड वुड, यानी कि आप क्या करते हो जब पेशेंट एडमिट होता है उसकी साइड रेल्स ऊपर करके रखते हो, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट इंटेंट क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है कि पेशेंट को प्रिवेंट करते हैं फॉल या इंजरी से, कि वो गिर ना जाए और उसको कोई चोट ना लग जाए, तो उसको प्रिवेंट करते हो, या टू प्रिवेंट सपोर्ट टू ड्रिप सेट, कि जो ड्रिप सेट है उसको क्या करना है सपोर्ट, या टू हेल्प इन बेड हाइजीन मैनेजमेंट, या टू रिस्ट्रेन द पेशेंट, कि पेशेंट को रिस्ट्रेन। तो सबसे पहले अगर बात की जाए हमारा किस तरीके का पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट है, या पीडियाट्रिक पेशेंट है, तो साइड रेल्स ऊपर करने का या उसको यूज करने का सिर्फ एक ही हमारा पर्पस होता है, वो होता है कि पेशेंट को किस चीज से बचाना, उसको गिरने से बचाना और चोट लगने से बचाना। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वहां पे करेक्ट रहेगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें कि इन अ पेशेंट डायग्नोज्ड ऑफ हैविंग एक्यूट एनाफाइलेक्टिक अटैक द बेस्ट टाइम वुड बी, कौन क्या होगा, मतलब आप उसको क्या करोगे जब अगर आपको लग रहा है एक्यूट एनाफाइलेक्टिक अटैक पेशेंट का हुआ है, तो उससे आप एडमिनिस्टर करोगे एपिनेफ्रिन, या फैमिली को कॉल करोगे, या लुक फॉर पॉजिटिव एजेंट, या फिर चेक द मेडिकेशन चार्ट। तो अगर आप यहाँ पे क्या है किसी को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या अटैक हुआ है, तो सीधा सा हमें क्या करना है, एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर करनी है, ये हमारी फर्स्ट ड्यूटी होती है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि द कार्डिनल साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट, यानी कि कार्डिनल साइन यहाँ पे आपको पूछा गया है किसका, कार्डियक अरेस्ट का, इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसी एक को छोड़ के बाकी सारे कार्डिनल साइन होते हैं किसके, कार्डियक अरेस्ट के। तो एपनिया, या डाइलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल, या कोल्ड क्लैमी स्किन, या एब्सेंस ऑफ कैरोटिड एंड फीमोरल पल्स। तो यहाँ पे जब भी हमारा क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट के यहाँ पे सिम्टम पूछे गए हैं, तो एपनिया, डाइलेटेड प्यूपिल और एब्सेंस ऑफ कैरोटिड एंड फीमोरल पल्स, तो ये सारे हमारे जब पेशेंट डेड हो जाता है, डेड पेशेंट के क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो ये एक जो हमारा लिविंग पेशेंट है या कार्डियक अरेस्ट वाला पेशेंट है उसके साइन नहीं है। तो अगर हम कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट की बात करें या शॉक की बात करें, तो ये हमारे सिम्टम देखने को मिलता है, यानी कि कोल्ड एंड क्लैमी स्किन जो है वो कार्डियक अरेस्ट में या शॉक में पेशेंट के देखने को हमें मिलती है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इंक्लूड्स, यानी कि जब आप सीपीआर देते हो तो उसमें क्या चीज, कौन सी सीक्वेंस फॉलो करते हो। तो ऑब्वियसली हमें पता है कैब हम यूज करते हैं, यानी कि सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसमें, ड्यूरिंग सीपीआर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, या सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, एयरवे, या फिर आप ये आपका ए बी सी दिया गया है, यहाँ पे सी बी ए दिया गया है, या ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एयरवे कि बी सी ए। ठीक है, या हाइड्रेशन, ब्रीदिंग एंड एयरवे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन या सीक्वेंस पूछा है, तो हमें प्रॉपर या तो सी ए बी होगा या ए बी सी होगा। ठीक है,
तो ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एयरवे गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। सर्कुलेशन देख के पागल नहीं होना है पेपर में, आगे के ऑप्शन भी ढंग से पढ़ लेने हैं। अगर यहाँ पे एयरवे होता और यहाँ ब्रीदिंग होता तो हमारा ये ऑप्शन सही था, लेकिन अब ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यहाँ ब्रीदिंग और यहाँ एयरवे दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर ए ऑप्शन की बात करें तो एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन जो ऑप्शन होगा दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, बाकी आज का जो सेशन था होपफुली आपको समझ आया होगा, प्लस ये सारे सिनेरियो बेस्ड और क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में ऑब्वियसली इन रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट जो भी GMCH चंडीगढ़ का एग्जाम 29 जून को देने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।